Hello and welcome back dear students. Welcome to Physics World. हमने पिछली क्लास में कहाँ तक काम किया था? हमने लिक्विड एट रेस्ट, लिक्विड इन मोशन के बाद इंट्रोडक्शन टू विस्कोसिटी कर लिया था. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हमने सभी ने पढ़ लिया होगा, सभी अच्छे होंगे, काम कर रहे होंगे, बढ़िया से मेहनत कर रहे हो. अब हमारा अगला सेक्शन, अगला पार्ट, लिक्विड्स इन मोशन में हमने इंट्रोडक्शन टू विस्कोसिटी पढ़ लिया. ठीक है, अब हमें पढ़ना है उसके आगे का कि आगे किस तरह से विस्कोसिटी काम करती है. इसमें हमने एक फॉर्मूला सीखा था, फ्लोइंग आउट वाला पॉइज़ली फॉर्मूला. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स लॉ, फॉर्मूला, स्टोक्स फॉर्मूला कह लो, जो भी, वो सीखेंगे. इसी के साथ एक और टर्म आएगी, हमने वो भी इसमें सीखनी है, टर्मिनल, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी. क्या होती है ये दो टर्म्स और ये दो फॉर्मूले हमने कह लो कि आज का हमारा हिट लिस्ट में है. आज का हमने यही कवर करना है. ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी क्लास होगी जिसमें आपको ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये कवर करना है. और इसके बाद हम अगली क्लास में जो है बर्नौलीज थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे. ठीक है, पहले इसे कवर करते हैं पूरा. क्या होता है स्टोक्स लॉ, कब काम करता है, कैसे काम करता है, क्या होती है टर्मिनल वेलोसिटी, इस पे बातचीत करनी शुरू करते हैं. ठीक, तो अगर सब नहीं आए तो एक्टिवली आ जाओ और ध्यान से समझना. तो एक लिक्विड लिया हमने, ठीक है, लिक्विड इन मोशन हम बात कर रहे हैं. ये नीचे से कोई डिज़ाइन सा बना लेते हैं हम. ओके, तो एक कंटेनर लिया, उसमें जो है वो लिक्विड को ऐसे मैंने भर दिया. ठीक हो गया, डिज़ाइन बनने, अच्छा डिज़ाइन है, बना लो. बीच में खाली सा लग रहा है चल भर देते हैं अच्छे से. ठीक, भर दिया मैंने. अब क्या करें, आपने क्या करना है, अब इसमें कोई बॉल, कोई भी मटेरियल इसके अंदर छोड़ देना है, नीचे फॉल करवाना है. इसमें फॉल करवाना है तो यहाँ पे ये समझ लो फॉल करके ये यहाँ पे पहुँच गया. ठीक है, फॉल करके यहाँ पे पहुँच गया, मैंने बॉल को फॉल करवा दिया. अब क्या होगा, कैसे कैसे इस पे फोर्सेस काम करेंगे, कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे वगैरह वगैरह, ये हमने इसमें सीखना होता है. ठीक है, तो क्या होगा, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बताओ. देखो, पहला फोर्स तो होगा mg. इसका जो वेट है, जिसकी वजह से ये नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी नीचे क्यों गिर रही है, अर्थ खींच रही है उसे. अर्थ जो खींच रही है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी, है ना. तो उस पर एक फोर्स कौन सा लग रहा है, उसका वेट, उसका एक फोर्स लग रहा है, उसका वेट लग गया. और आपने पढ़ा हुआ है, हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा है कि ये दिस विल सेट द लिक्विड इनटू द मोशन. तो लिक्विड के साथ जो लेयर के साथ ये बॉल, जिस लेयर के साथ ये बॉल कांटेक्ट में आती रहेगी, उसे मोशन में लेके आती रहेगी. उससे डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी पे आ जाएंगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा, एक उनमें आपस में रिलेटिव मोशन आ जाएगा, उसकी वजह से विस्कोसिटी आ जाएगी. राइट, रिलेटिव मोशन की वजह से विस्कोसिटी आ जाएगी. तो एक विस्कस फोर्स भी तो लगेगा, और वो विस्कस फोर्स क्या करेगा, वो विस्कस फोर्स इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा. ये नीचे जा रहा है तो वो कहेगा ऊपर जा. अगर ये ऊपर भेज दो आप, वो कहेगा नहीं नीचे जा, मैं तो नीचे लेके जाऊंगा. ठीक है, तो इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी विस्कस फोर्स, लेट्स से Fv, विस्कस फोर्स लगेगा. ठीक है, अब नीचे वाला फोर्स क्या कर रहा है, इसे नीचे लेके जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है. बढ़ा क्यों रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करती है, एक्सेलरेटेड मोशन है वो हर मूवमेंट पे उसकी वेलोसिटी को बढ़ाती है. ठीक है, और एक फोर्स लग रहा है जो उसे अपोज कर रहा है. ठीक हो गया, एक और फोर्स लग रहा है इस पे, एक और फोर्स लग रहा है इस टाइम पे. वो कौन सा फोर्स है, वो हमने लिक्विड एट रेस्ट में जैसे पढ़ा था कि अगर लिक्विड में जा रहा है तो एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है. अपवर्ड फोर्स क्यों लग रहा है इस पे, एक तो लग रहा है इसके मोशन की वजह से, दूसरा अपवर्ड फोर्स लग रहा है इसमें ब्योंसी की वजह से. इसमें क्योंकि इसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया,
ठीक है, इसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया पीछे को, बॉल ने जैसे ही एंटर किया इसने लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया। वो लिक्विड वापस आके क्या करेगा, लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर का इस पे फोर्स लगेगा जो इसे ऊपर भेजने की कोशिश करेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट, वी हैव डन इट, हमने समझ लिया था ये। तो अब कर आके बात ये है कि इस पे 3 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स इसे नीचे लेके जा रहा है और 2 फोर्सेस इसे ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, जब रस्साकशी की गेम होती है ना, जैसे इधर से भी कोई खींच रहा है और कोई उधर से भी खींच रहा है, दोनों तरफ से लोग खींच रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट चल रहा है उनका। रुकता कहाँ पे है वो, अगर एक फोर्स ज़्यादा है, जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगी उस तरफ बॉडी जाएगी। समझ में आती है बात, है ना, आराम से समझ में आती है। जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगा उस तरफ बॉडी जाना है, बॉडी ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब क्या करें, क्या करें, हमने ये देखना है कि वो कहाँ जाएगी। तो ध्यान से देखना है इस बात को, यही है वो आर्टिकल जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिए, नहीं तो सनसनी मच जाएगी। ओके, ये नीचे आ रहा है, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वो मान लो रेस्ट से चला, u = 0 से, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 9.8 को मैं 10 मान रहा हूँ g को, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद आपको पता है ये कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा ऐसे, ठीक है, कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ता रहेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी ऐसे। ओके, ठीक हो गया। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 ले रहा हूं मैं, तो 1-1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, बियोंसी फोर्स भी लग रहा है और विस्कस फोर्स भी लग रहा है, दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। ये फोर्स क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे, वो रोकेंगे, वो रोक रहे हैं, कंटिन्यूसली उसे रोक रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि वेलोसिटी 20 के 15 हो जाए, 15, 30 से 20 हो जाए, मतलब 20 फिर 20 से 15, 15 से फिर 10, वो कोशिश कर रहे हैं रोकने की हर मोमेंट पे। तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, दोनों फोर्सेस लग रही हैं। जब तक डाउनवर्ड फोर्स डोमिनेट करेगा, जब तक डाउनवर्ड फोर्स, तब तक बॉडी नीचे गिरेगी और उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ेगी। वेलोसिटी ने तो, बॉडी ने तो नीचे गिरना ही गिरना है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो डिपेंडेंट होता है वेलोसिटी पे ही। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। आपको पता है ना, बाइक चलाते हो, बाइक हम जितनी तेज बाइक चलाएंगे उतनी ज़्यादा हवा मुंह पे लगेगी, उतना ही रोकना की कोशिश करेगी वो। साइकिल चला लो, उस पर और ज़्यादा पता लगेगा, उतना ही ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा चलाने के लिए जितना हमने तेज चलाना हो। क्यों सॉरी, क्यों, क्योंकि विस्कस फोर्स भी तो, फ्रिक्शनल फोर्स भी तो बढ़ता है वेलोसिटी के साथ, ये डिपेंडेंट रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ग्रेविटी वाला फोर्स जो है वो उसे नीचे लेके जा रहा है, उसे नीचे लेके जाने से उसकी हर मूवमेंट पे वेलोसिटी जो है वो बढ़ती रहती है। इस वेलोसिटी के बढ़ने से विस्कस फोर्स जो है वो बढ़ता रहता है, और विस्कस फोर्स जो है वो उसे नीचे लेके जाना चाहता है, ऊपर लेके जाना चाहता है, ऊपर लेके जाना चाहता है। तो नीचे वाला फोर्स जो है वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, वेलोसिटी जो है वो विस्कस फोर्स को बढ़ा रही है, सॉरी, और विस्कस वाला फोर्स जो है वो नीचे वाले मोशन को ही अपोज कर रहा है, उसे ही काट रहा है, वो उसे ऊपर लेके जाना चाहता है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं, धीरे धीरे वेलोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि विस्कस फोर्स इतना बढ़ जाता है कि वो ग्रेविटी को बैलेंस कर ले। नॉट ओनली विस्कस फोर्स बट द अपवर्ड थ्रस्ट एज वेल, ठीक है, वो इतना बढ़ जाता है कि वो ग्रेविटी को बैलेंस कर ले। जिस मूवमेंट पे, जिस टाइम पे ये फोर्सेस आपस में, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस आपस में बैलेंस हो गए,
यानी कि उसे नीचे भेजने का जितना फोर्स लग रहा है ऊपर लेके जाने में भी उतना ही फोर्स लग रहा है। उस मूवमेंट पे क्या करेगा, वो नीचे आना बंद कर देगा या नहीं? नीचे आना बंद कर देगा कि नहीं? यस, नीचे आना नहीं बंद करेगा, नीचे ही गिरेगा, क्योंकि वो मोशन में ही है, वो नीचे ही गिरेगा। लेकिन अब उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। अब क्योंकि कोई भी फोर्स उसे ऐसा नहीं लग रहा जो उसे एक डायरेक्शन में खींच रहा है, वो इनर्शिया की वजह से अपना मोशन तो कंटिन्यू करेगी, नीचे गिरी नीचे गिरती रहेगी, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि अब फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो गई, और एक्सेलरेशन का मतलब है बॉडी जिस वेलोसिटी से चल रही थी उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until an external force is applied, है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो जिस वेलोसिटी से वो चल रही है उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा एक टाइम के बाद। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, वो मैक्सिमम होती है, उसके बाद तो और तो बढ़ना नहीं उसने, वो कांस्टेंट हो गई कहाँ पे? मैक्सिमम वैल्यू पे। तो जिस मैक्सिमम वैल्यू पे वो कांस्टेंट हो गई है, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं कि अब इसने अचीव कर ली है अपनी टर्मिनल वेलोसिटी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मैक्सिमम और अ वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वो फॉल करेगी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और वो कांस्टेंट रहेगी, उसी वेलोसिटी पे कांस्टेंट रहेगी, ना उसके बाद स्लो होगी ना फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि फोर्सेस ने आपस में बैलेंस कर लिया है। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक हो गया कॉन्सेप्ट? सिंपल है, समझ में भी आ गया होगा आराम से, ठीक है। पढ़ लेना एक बार और एक बार समझ लेना, दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। वैसे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा ही है, सिर्फ ध्यान से समझने वाला है। इसमें गलती का स्कोप बेटा देखो कहाँ पे रहता है बच्चों, इसमें गलती का स्कोप रहता है कि हमें लगता है जहाँ पे फोर्सेस बैलेंस हुई वहाँ पे वो रुक जाए, ये ना हो आपसे। काफ़ी बच्चे ये गलत आंसर कर देते हैं, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करता रहेगा, फॉल करता रहेगा, सॉरी, ठीक है, ओके। तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी पता लग गया। अब हम सीखते हैं स्टोक्स लॉ क्या है, फिर हम टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और देखेंगे कि कैसे कैसे वो आता है। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या बताता है? स्टोक्स लॉ बताता है इस पे फोर्स लग रही है भाई, और वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एक तो ईटा देखा हुआ आपने, एक रेडियस और एक वेलोसिटी। इन तीन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। दिस इज स्टोक्स लॉ। वो किस किस पे डिपेंड करती है? एक तो विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? लिक्विड गाढ़ा होगा देखो तो उसमें अलग तरह का फोर्स लगेगा, ज़्यादा या कम पता है आपको। जिसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा मोशन को रोकेगा उस पर मतलब विस्कस फोर्स ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही वो रेडियस पे भी डिपेंड करता है कि बॉल जो फॉल कर रही है, बॉल वो छोटी बॉल है कि बड़ी बॉल है, इस पे भी डिपेंड करता है। ये बॉल छोटी है कि बड़ी है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरी चीज़ वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से वो फॉल कर रहा है उस पे भी डिपेंड करता है कि फोर्स कितना लग रहा है, ठीक। इन तीन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है फोर्स। इसे हम निकाल लेते हैं। इसमें आप डेरिवेशन भी देखोगे तो हम इसे डायमेंशनली प्रूव करेंगे। तो आपको दो चीज़ें आ गई इसमें, एक तो ये फॉर्मूला कैसे है, इसका प्रूफ क्या है? डायमेंशनली है, और डायमेंशनली आपको फॉर्मूले प्रूव करने आते होने चाहिए। सो लेट अस टेक द डिपेंडेंस ऑफ दिस फोर्स ऑन ईटा पावर ए, आर पावर बी एंड वी पावर सी। इन तीनों पे डिपेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। ईटा ए, आर बी, वी सी। अब हम कांस्टेंट लगा देंगे एक, एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के नीटा ए पावर आर बी पावर वी सी पावर। इसका मतलब क्या होता है पता है? देखो बेटा, इसका मतलब ये होता है कि हमें ये तो पता है कि वो रेडियस पे डिपेंड करता है,
ये नहीं पता कि वो कितनी पावर पे डिपेंड करता है, r पावर 1 पे डिपेंड करता है कि -1 पे, कि 2 पे, कि 3 पे, कि -2 और -3 पे, हमें ये नहीं मालूम। तो हमने क्या किया, हमें ये फैक्टर 3 लिए कि इन तीनों पे डिपेंड करेगा, पर कितनी कितनी पावर पे डिपेंड करेगा ये हमें मालूम नहीं है, हमने वो मान लिया। अब हम इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे कि डायमेंशनली ये मैच कर जाए। तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1 l1 t -2, ठीक है। और k को छोड़ दो, डायमेंशनलेस कांस्टेंट जाने दो। ईटा के डायमेंशंस क्या होते हैं हमने निकाले थे, ईटा के डायमेंशन, ईटा होता है, अभी पिछली क्लास में किया हुआ है, अगर नहीं पता तो पिछली क्लास फिर से देख लो, F/a dx/dv। तो यहाँ से हमारे पास डायमेंशंस आ जाते हैं इसके, फोर्स m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाय l2 और इसे t1। तो ये कितना हो जाता था, ये हो जाता था m1 l-1 t-1। ध्यान से देख लेना प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ है। इसके बाद r क्या चीज़ है, पहले हम इसके पावर में भी लिख दें, इसे मैं दोबारा बना दूंगा। डायमेंशनली मैच कर रहे हैं हम, ओके। तो r के क्या डायमेंशन, इसकी पावर a है, r के क्या डायमेंशन होते हैं l1, इसकी पावर b है। वेलोसिटी के क्या डायमेंशन होते हैं l1 t-1, इसकी पावर c है। सॉल्व करो तो m पावर a, l पावर -a, t पावर -a, l पावर b, l पावर c, t पावर -c, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, m पावर a ही है, l पावर -a यहाँ पे है, प्लस b यहाँ पे है, सो इट विल बी -a प्लस b, और t पावर कितनी है, -a -c। l में c पावर छोड़ दी तो l में c पावर भी लिख लेते हैं, प्लस c, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिखेंगे t पावर -a -c। So these are the dimensions on both the sides. Now what will we do? We will compare these two, right? तो यहाँ से m1, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे ma है, तो comparing dimensions, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m पावर a है, ओके। यहाँ पे l1 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे l है -a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे -2 है पावर, और इस तरफ है -a -c। ठीक हो गया है ना। अब इक्वल ले लो, इक्वल लोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, a विल बी इक्वल टू 1, राइट, ओके। और इस इक्वेशन से देखो, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन 3 देखो, इक्वेशन 3 बोलती है -a -c इज इक्वल टू -2। इसे 1 पुट करोगे, उधर लेके जाओगे, c इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है, c भी 1 आ गया। अब इक्वेशन 2 देखो, इसमें ये बोलती है -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। इसे अब देखोगे तो b भी कितना आ जाएगा, b भी 1 आ जाएगा। तो ये तीनों आ गए 1। इसे आप सॉल्व करोगे, a को 1 पुट करोगे, c को भी 1 पुट करोगे, ये हो जाएगा -1 प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया, b इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि हमारे पास a भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू नीटा आर v। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दैट इट कम्स आउट टू बी 6 पाई, वो हमने निकाल ली, और ये आ गया 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज स्टोक्स लॉ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनली प्रूव करना भी आता होना चाहिए, किस तरह से करते हैं, कोई और भी आ सकता है, इसे तो डायमेंशनली ही प्रूव करते हैं। स्टोक्स लॉ ये आ गया कि अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड में फॉल करती है तो मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के बाद उस पर जो फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स, वो कुछ इतना होता है, विच डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, radius of the ball, and radius of the ball means size of the body, and v is the velocity, terminal velocity, ठीक है। यहां तक पक्का पता होना चाहिए, काम आता होना चाहिए कि कितना है कितना नहीं है। खत्म हो गया।
अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना मुझे। चलो अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखते हैं कि कैसे होगा, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है और किस तरह से करना होता है हमें उसे, उससे क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं वगैरह वगैरह, वो हम चेक कर लेते हैं। तो हमने ये किया था कि यहाँ पे एक लिक्विड लिया था, उसमें एक बॉल ली थी, उस पर नीचे एक फोर्स लग रहा था mg, ऊपर एक फोर्स लग रहा था विस्कस फोर्स, एक फोर्स लग रहा था अपथ्रस्ट। तो तीनों फोर्सेस हमें पता थे। तो एक फोर्स हमें पता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फोर्स कौन लेके आ रहा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कौन सा फोर्स है, वेट है, दैट इज mg, राइट। वेट किसका, वेट ऑफ द बॉल, वेट ऑफ द बॉडी, जो फॉल कर रही है वो बॉडी का वेट, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ले लेते हैं हम 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी कितनी होगी, लेट्स से रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉल, ऑफ द बॉडी, जो फॉल कर रही है उस बॉडी की डेंसिटी, ठीक है। एक आ गया। दूसरा देखते हैं, ये मैं ग्रेविटी वाला लिख देता हूं, फोर्स जी लिख देता हूं इसे। दूसरा फोर्स है हमारे पास अपवर्ड वाला, कौन सा फोर्स है, ब्योंसी फोर्स लिख देता हूं मैं, बी से लिख रहा हूं, ब्योंसी फोर्स, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, ब्योंसी फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, द लॉस इन वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा उतना ही लिक्विड उसे आगे को भेजेगा, और आगे को भेजेगा और उससे ही क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस से ही उतना ही फोर्स अपवर्ड उसे लगेगा। तो यहां पे हम वेट लेंगे, यहां पे भी m डैश g, लेकिन यहां पे m डैश क्या है, m क्या था, इट वॉज द वेट ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी जो फॉल कर रही है उस बॉडी का मास, ठीक है। यहां पे m डैश क्या है, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ द लिक्विड, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो गया उसका मास है ये, ठीक हो गया। सोच लो, कुछ अजीब ना लगे, कुछ दिक्कत ना लगे किसी तरह की, सोच लो आराम से, क्लियर है। आई होप अब तक हो गया होगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं डाउट सेशन में हम सॉल्व कर लेंगे उसे, ओके। तो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, अब यहाँ पे फॉर्मूला तो वही रहेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, और इनटू जी। वॉल्यूम कितना रहेगा, वॉल्यूम तो जितना पानी के अंदर बॉल गई, जितना वॉल्यूम बॉल का था उतना ही वॉल्यूम रहने वाला है, वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा, जगह तो वो उतनी ही लेगा ना, उतना वॉल्यूम तो उतना ही लेगा। हाँ डेंसिटी लेकिन इस बार किसकी लेंगे, डेंसिटी किसकी लेंगे, डेंसिटी हम लिक्विड की लेंगे, ठीक है, डेंसिटी लिक्विड की लेनी है, लेट इट बी सिग्मा, सिग्मा। वो बुक्स में ये ज़्यादातर नोटेशन यूज़ किया होता है, मैं यही नोटेशन यूज़ कर लेता हूँ। डेंसिटी पहले वाले केस में हम कंसीडर करेंगे बॉडी की, दूसरे वाले केस में हम कंसीडर करेंगे लिक्विड की, जिसका वेट ले रहे हो उसी का मास उसी की डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला, ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, ओके। और थर्ड फोर्स हमें पता है, विस्कस फोर्स हमें मालूम है 6 पाई ईटा आर वी, ये होता है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो बैलेंस ये कब आता है, ये आता है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम मतलब जब फोर्सेस बैलेंस कर लेती हैं एक दूसरे को, फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, राइट, व्हेन द डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, तब आता है ये। तो फिर कैसे लिखे कैसे लिखें इसे हम लिखेंगे दैट 6 पाई नीटा आर वी, अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, 6 पाई ईटा आर वी प्लस, और अपवर्ड कौन भेज रहा है, ये वाला फोर्स भेज रहा है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, ठीक है, ये हो गया। अब खत्म, आपने किसका एक्सप्रेशन निकालना है, हमने निकालना है v, टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन।
टर्मिनल वेलोसिटी का, ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूँ, ये सारा हो गया होगा तो बड़ा बड़ा और सजा सजा के लिखेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। ठीक है, कितना आएगा देखो 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा इधर रख लेता हूँ, लिख लेता हूँ एक बार, इक्वल टू व्हाट, ये चीज उधर लेके जाओ, उधर लेके जाओगे 4/3 पाई आर क्यूब और जी, ये तो कॉमन है, बाकी क्या बचा, पहले में रो है और दूसरे में सिग्मा है, यही डिफरेंस था ना। और अब इसे डिवाइड कर देंगे, जो v का कोएफिशिएंट है, ये सारा कुछ उधर लेके जाएंगे तो ये इधर से इरेज हो जाएगा और दूसरी तरफ चला जाएगा 6 पाई ईटा r1 के। ओके, तो जो कटता काट दो, पाई से पाई कट जाएगा, एक r से r कट जाएगा और 6 में भी यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो दिस विल बी 2/3 इंटू 3 दैट इज 2/9। ओके, एक नीटा बचता है, नीटा भी लगा लो, और क्या बचता है, आर स्क्वायर बचता है, आर स्क्वायर लगा लो, जी बचता है, जी लगा लो, बाकी जो रह गया दैट इज रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया, और वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से आता होना चाहिए, इसे सीख लो और इससे कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। इसमें आप जो अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हो वो ये कि वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी, वेलोसिटी ज़ीरो मतलब कब वो उस तरह से नहीं जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, जब ये इक्वल हो जाए तो, और अगर ऊपर कब नेगेटिव कब होगी, जब ये ज़्यादा हो जाए। तो 3 केस बनते हैं ना, एक तो ये रो ग्रेटर देन सिग्मा, दूसरा रो लेस देन सिग्मा, और तीसरा रो इक्वल टू सिग्मा। इसका क्या मतलब है, रो किसकी डेंसिटी थी, मैं लिख देता हूँ, रो हमने इसकी डेंसिटी ली थी बॉडी की, और सिग्मा हमने लिया था लिक्विड की डेंसिटी, सिग्मा हमने लिए थे लिक्विड की डेंसिटी। तो इसमें हमें केसेस कौन कौन से देखने हैं, हमें देखना है कि इक्वल होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, है ना। तो अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, लिक्विड की डेंसिटी कम हुई बॉडी की डेंसिटी से, तो हमें पता है जो चीज़ ज़्यादा डेंस होती है वो नीचे जाती है, जो कम डेंस होती है वो ऊपर आती है ना। तो बॉडी जो है वो नीचे जाएगी क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, नॉर्मल केस है, आम जिंदगी। अगर जो है क्या हो, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हो, ग्रेटर देन हो बॉडी की डेंसिटी से, तो अब आपको पता है हैवी चीज़ नीचे जाती है तो बॉडी उसे नीचे जा ही नहीं पाएगी, उसमें क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, बॉडी की डेंसिटी कम है। तो क्या होगा, बॉडी ऊपर को जाएगी, जैसे क्लाउड्स होते हैं ना इन द स्काई, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं आ रहे, वो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, एक उसकी एग्जाम्पल है ये, और जब इक्वल हो जाए तो वो वहीं पे फ्लोट करती रहेगी, ये बात हो गई, खत्म हुई बात। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड एंड द बॉडी, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी कैसे हो सकती है, वो बॉडी नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, हम ये सब चीज़ें चेक कर लेते हैं आराम से। ठीक हो गया, चलिए आगे देखते हैं। इसी में एक और चीज़ है, इसी में एक और चीज़ है कि एयर में हम क्या करते हैं, एयर में फॉर एयर व्हाट वी डू, वी टेक सिग्मा इज इक्वल टू 0, सिग्मा इज इक्वल टू 0, सिग्मा मीन्स लिक्विड की डेंसिटी। तो एयर की डेंसिटी इतनी कम है एज कंपेयर टू अदर लिक्विड्स, इट इज़ नेग्लिजिबल। तो आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसे 0 ले सकते हो, और 0 ले लोगे तो यहाँ वाले फॉर्मूले में जो हमने ये लिखा हुआ था रो माइनस सिग्मा, इसमें सिग्मा को 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, सिर्फ ये फॉर्मूला आ जाएगा इतना, और इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक हो गया, चलो तो इसी के साथ ये आर्टिकल पूरा हो गया हमारा। अच्छा आर्टिकल है, बड़ा थोड़ा सा लंबा भी शायद लगे आपको, पर समझने के बाद बहुत आसान है। क्या करना है, एक डाउनवर्ड फोर्स लेनी है, 2 अपवर्ड फोर्स लेनी है, दोनों को इक्वल रखना है और एक्सप्रेशन निकाल लेना है। स्टोक्स लॉ याद होना चाहिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में इसी के हम और सीखेंगे बर्नौलीज थ्योरम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर,
और पढ़ते रहो, कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन वर्किंग। अपने यही अच्छा टाइम है सीखने का, जितना सीख सकते हो उतना अच्छे से सीख लो। चीज़ें जितनी ज़्यादा क्लियर होंगी उतने ही तरह से आप उसे सॉल्व कर पाओगे, देख पाओगे। नहीं तो क्या होता है, आर्टिकल एक बार कर लेते हो, आर्टिकल तो एज इट इज़ कर पाते हो पर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं निकाल पाते आप। इट मीन्स आपने उसकी प्रैक्टिस कम की है, इट मीन्स आपने उसे अलग अलग तरीके से देखा नहीं है। तो आर्टिकल को ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो, जो भी डाउट हो मेरे को भेज देना, हम उसे अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप ऑन वर्किंग।